अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों और देखने वालों का मैं गोपीराम व्याख्याता हिंदी की तरफ से आप सभी का सुबह की वेला में स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, मनुष्य जन्म के बारे में आप सभी जानते हैं और ऐसा भी कहा गया है कि जितने भी जीव रूप में प्राणी हैं उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ और मनुष्य जन्म को अनमोल बताया गया है। इसलिए हमें इस जीवन की सार्थकता को पूर्ण करने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्प और कुछ करने के उद्देश्य से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मानव जीवन को एक साधारण जीवन न समझ करके एक भगवान की श्रेष्ठ कृति मानते हुए और उसी के अनुरूप हमारे कर्म हो, ताकि जब भी हमारे बारे में चर्चा हो तो निश्चित रूप से हमारे नाम का सार्थकता भी प्रकट होनी चाहिए। ये सब संभव कैसे होगा? जब आप अपने जीवन की शुरुआत में या जीवन को वास्तविक रूप में ढालना चाहते हैं और एक साधारण पुरुष न होकर इंसान की श्रेणी में जाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा ये सोचकर निकलना चाहिए कि मैं हमेशा जैसा भी होगा कुछ देने की कोशिश करूँगा, कभी लेने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचा होता है। यदि इतना ही संकल्प कर लिया कि मैं हमेशा देने की ही, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे परिश्रम का काम हो, चाहे पैसों का काम हो, हमेशा किसी को देने का भाव रखना, लेने का भाव कभी मत रखना। ये मनुष्य की सार्थकता या मनुष्य जीवन को उच्च कोटि का बनाने का सर्वश्रेष्ठ एक सिद्धांत है। आप पढ़कर नंबर कम लाते हैं, ज़्यादा लाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब साइड की, जिसे हम बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं, जो सिर्फ क्षणिक चीज़ें होती हैं। हमें इस जीवन को इंसान के रूप में रूपांतरित करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्या है मनुष्य, कि आप सुन लीजिए। आज सुबह घर से निकला, बड़े अरमान थे, एक तरफ बस्ती थी, एक तरफ शमशान थे। शमशान में चलते चलते ही एक खोपड़ी के ठोकर लगी, तो खोपड़ी ने कहा, ओ चलने वाले इंसान, जरा संभल कर चलो, मैं भी कभी इंसान था। यानी कहने का मतलब, आज हम धरती के ऊपर हैं, रेत के ऊपर हैं, और कल हम रेत के या धरती के नीचे हो सकते हैं। इसलिए मानव जन्म की इस श्रेष्ठ कृति को और सफल बनाने के लिए हमारे कर्म, हमारे उद्देश्य हमेशा उच्च कोटि के होने चाहिए। अब हमारा जो टॉपिक था, कल हम चर्चा कर रहे थे व्यंजन, तो व्यंजन का वर्ग के हिसाब से हमने वर्गीकरण कर दिया था, लेकिन उसके बाद व्यंजनों के प्रकार बताए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन में क्या होता है? हमारे 5 अक्षर के 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और उनका अंतिम अक्षर होता है अंग, ञ, ण, न और म। इनका जब उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें नासिकीय मतलब नासिका से नासिकीय शब्द बना है, इसलिए इनको नासिकीय कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही जैसा कि हमने पढ़ा कि जो पहला अक्षर अंग है, उसका नाक के साथ दूसरा भाग उच्चारण का कौन सा होगा? कंठ।
उसके बाद ये में आएंगे तो नाक के साथ तालु, उसके बाद ण में आएंगे तो नाक के साथ मूर्धा, उसके बाद न में आएंगे तो नाक के साथ दांत, और में आएंगे तो नाक के साथ होठ। इसलिए इन दोनों चीजों का साथ होने के कारण और इसे नासिकीय व्यंजन कहा जाता है। और इन जो 5 हैं, 5 वर्ग के अंतिम अक्षर हैं, इन 5 अक्षरों को नासिकीय व्यंजन कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है? अंतस्थ का अर्थ होता है दो के बीच में या किसी आवरण में घिरा हुआ। अब आपने देखा होगा कि ये है वो कौन से में आता है? डवनी में जब आप देखेंगे च वर्ग में, रे किस में आता है? तय वर्ग में। और लय किस में आता है? ये टय में और ये तय में। और वह आता है वो स्वर में। तो कहने का मतलब स्वर और व्यंजन के बीच इनके आना, इनका उच्चारण स्थल है वो स्वर और व्यंजन के बीच होने के कारण और इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले बात ये ध्यान रखें, अंतस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? अंतस्थ शब्द का किसी के बीच होना, और यहाँ किसी के बीच क्या है? स्वर और व्यंजन, दो कड़ियां हैं, उन दोनों के बीच उच्चारण होने के कारण इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। अब इसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन देखिए, आपने कल भी मैं कह रहा था, जब तक आप जिज्ञासु नहीं होंगे तब तक आप हर शब्द, हर अक्षर, हर किसी बिंदु को गहराई से नहीं जान सकते। तो इसमें 3 स हैं जो देखिए, पहला स, दूसरा स और तीसरा स। इनमें होता क्या है? उच्चारण, जब आप उच्चारण करेंगे तो उच्चारण स्थल के साथ साथ उच्चारण को टच करने वाले जो हमारे मुंह के अंग है उनसे श्वास है वो बाहर निकलती है। तो इसमें आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये 3 स क्यों हैं, इनमें अंतर है। पहले स का जब आप उच्चारण करेंगे तो उसके उच्चारण में क्या होगा? हमारी जीभ है वो तालु को टच करेगी। आप जब कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो ये निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा। आप इसमें बोल के देख लीजिए भले ही। सलगम, सलगम में बोलते जीभ तालु में चली जाती है। इसलिए पहला स जब भी आप बोले तो ये ध्यान रखें कि हमारी जीभ है वो तालु को स्पर्श करनी चाहिए। नंबर 2, दूसरा स, इसको आप जब उच्चारण करेंगे, उच्चारण वाले स्थान के साथ साथ जीभ है वो कहाँ टच होगी? मूर्धा। मूर्धा कौन सा भाग होता है? दांतों के एकदम ठीक अंदर का भाग, वहां से टच करेगी जीभ या स्पर्श करेगी। आप बोलकर देख लीजिए भाई। षटकोण, षटकोण में स है वो मूर्धा से टच या स्पर्श करने के साथ उच्चारण होता है। इसके बाद नंबर 3, सबसे ज्यादा इसी स का प्रयोग होता है। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है वो दांतों से स्पर्श करती है, जैसे सरला, संयम, यानी बहुत सारे शब्द आते हैं। आप आज की बात थोड़ा सा ये अभ्यास भी करें, ध्यान भी रखें कि इन तीनों स का अपना महत्व है। पहले में जीभ से स्पर्श, जीभ है वो तालु को, दूसरे में जीभ है वो मूर्धा को, वो तीसरे में स का जब उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करेगी। ये तीनों का अंतर है। इसके बाद व्यंजन का हमारा जो विभाजन था या उनके प्रकार है, तीनों मैंने बता दिए। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा इसके हमारे स्वर भी आ गए, व्यंजन भी आ गए। इसके बाद संयुक्त अक्षर बच गए, क्ष, त्र, गे, स्र। और इनका जब आक्षरिक खंड करेंगे या इनका विस्तार करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्ष में हलंत क, स हलंत प्लस अ। त्र में क्या होता है? त, र, अ। और उसके बाद ये जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, ये हमारा उच्चारण ये है, जय प्लस ये प्लस अ। ये पहले होता था, हालांकि अब भी चल रहा है कुछ, लेकिन धीरे धीरे मैंने कहा ना, भाषा में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं। इससे ज्यादा अब इस समय ज्यादा प्रयोग इसका होने लगा, ग प्लस ये जिसको हम गे बोलते हैं। और इसको आप जोड़ेंगे तो ये होता है जय, आधा जय और ये जय। इस प्रकार हमारे वर्ण का जो पूरा भाग टॉपिक है
वो पहले हमारे स्वर थे, उसके बाद व्यंजन थे, व्यंजन के बाद संयुक्त अक्षर। ये सारा का सारा हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आज का आपका प्रश्न होगा कि व्यंजन कितने प्रकार के हैं, उनके प्रकार और उनके उदाहरण लिखिए। और दूसरा प्रश्न है संयुक्त अक्षर कितने हैं और उनका अक्षरिक खंड या उनका विस्तार कीजिए। आज का हमारा टॉपिक पूर्ण होता है। कल आपको प्रश्न दिए जाएंगे और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।